मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास लेके कोशिश करूँगा भाई, ऐसे नहीं फटाफट नहीं करा सकता यार, फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फ़ायदा क्या उस चीज़ का। फिर आप एग्जाम बोलो सर आपने वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल फटाफट करा दिया था इसलिए समझ में नहीं आया, तो हर तरीके से प्रॉब्लम है। ये करा दिया था, केमिकल फॉर्मूला बताया था, वैलेंसी हो गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली थी और वैलेंसी। अब आपको समझ में आ गया अच्छे से कि क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और क्या होती है वैलेंसी। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ों की वैलेंसी अब जो है आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन में आप याद नहीं करते रहोगे बैठ के याद नहीं करते, आई मीन सॉल्व नहीं करते रहोगे। मान लीजिए उन्होंने पूछा भाई सोडियम की आप वैलेंसी बताइए, तो अब आप क्या करोगे भाई, इसका एटॉमिक नंबर लिखोगे 23, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, फिर आप इसकी बताओगे वैलेंसी कितनी है 1, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जैसे कि लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। सोडियम की वैलेंसी 1, पोटेशियम की 1, सिल्वर की 1, कॉपर की 1 और 2 दोनों होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वहाँ पे लिखा रहता है, मेंशन रहता है कॉपर 1 कॉपर 2, वो मैं आपको बता दूंगा जब आएगा। सिमिलरली मर्करी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सारी की सारी वैलेंसीज आपको याद करनी है, क्योंकि केमिकल फार्मूला आप तभी बना पाओगे। ठीक है, इसके बाद नॉन मेटल्स की देखते हैं, ये नॉन मेटल्स की हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, फ्लोरीन की 1, क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की 2, ठीक है, नाइट्रोजन की 3, फॉस्फोरस की 3 और फिर साथ में क्या है कार्बन, कार्बन की कितनी होती है 4। इसको टच नहीं करना, हाँ ठीक है। अब मेथड देखते हैं किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, ये मेथड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला आता है आपके एग्जाम में, तो वो आपको याद होना चाहिए। देखो कैसे होगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले क्या कीजिए, वी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। देखो मेथड्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा। ठीक है, तो पहला वो क्या कह रहे हैं भाई, सबसे पहले सिंबल्स लिख दीजिए किसके, एलिमेंट्स के। तो मान लीजिए आप वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो वाटर के लिए, वाटर में क्या क्या आता है, एक तो आता है हाइड्रोजन और दूसरा आता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो उन्होंने बोला सिंबल लिख दो भाई, जिसका आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं आपको ये पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जैसे वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैम एसी ऑन कर दीजिए जरा, मैम एसी, ठीक है, विच फॉर्म द कंपाउंड। दूसरी चीज, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, उसकी वैलेंसी लिखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। थर्ड स्टेप में वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हो, कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिविजिबल हों, नहीं, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इस पॉइंट को भी मैं समझाऊंगा, इस पॉइंट को अभी मैं दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि अभी ये वाला एग्जाम्पल नहीं है। और लास्ट स्टेप बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो उनको क्या कर दो, क्रॉस ओवर कर दो वैलेंसीज को। वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करने का मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी आप इसके साथ लिख दीजिए और इसकी वैलेंसी इसके साथ लिख दीजिए। तो भाई क्या हो जाएगा, H2 आ जाएगा और O1 आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, H2O। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके बाद वो ये कह रहे हैं भाई थर्ड स्टेप पे आ जाओ। ये वाला समझ में आ गया कैसे बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में भाई कार्बन आता है और ऑक्सीजन आता है। तो सबसे पहले मैंने सिंबल्स लिख लिए, तो अब आप लिखोगे क्या, यहां पे लिखोगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और यहां पे लिखोगे वैलेंसीज, यहां पे लेफ्ट साइड में लिखोगे आप। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट के सिंबल आ गए, या फिर आप चाहो तो यहां पे लिख भी देना सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, यहां पर कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ये तभी कर पाओगे जब आपको वैलेंसी याद है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर वैलेंसी याद नहीं तो भाई कॉपर की कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहो बैठकर, ऑक्सीजन के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहो बैठकर, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे जरा देखिए,
इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ। ठीक है, जब आप इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2, और इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा 4। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम करते क्या है, अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। वो आपसे ये कह रहे हैं कि इन एनी केस इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट, क्या ये दोनों नंबर किसी से डिविजिबल है? हाँ जी, बिल्कुल डिविजिबल है। अगर मैं 4 और 2 को डिवाइड करूं तो बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो यहां पर आ जाएगा कितना 2 और यहां पे कितना आ जाएगा 1। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। क्या बात समझ में आ रही है? और डिवाइड करने के बाद जो वैलेंसी आ रही है उसको आप क्रॉस ओवर करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1, और 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और O2। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक और देख लेते हैं इसी का एग्जांपल, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी बात कर रहे हैं भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं भाई। मैग्नीशियम का सिंबल Mg और क्लोरीन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखते हैं। मैग्नीशियम की भी वैलेंसी कितनी होती है 2, और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कितनी होती है 2। भाई जैसा हमने पढ़ा उस हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पर Mg2O2 आना चाहिए। लेकिन थर्ड स्टेप में वो आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर किसी कॉमन फैक्टर से ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। अगर किसी कॉमन फैक्टर से डिविजिबल है तो क्या आ जाएगा, Mg1 और O, क्योंकि 2 तो जाएगा नहीं, क्या लगेगा 1। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। क्या बात समझ में आ रही? इस तरीके से अगर आपको वैलेंसी याद है, वो किसी का भी फॉर्मूला आपसे पूछेंगे, आप बड़े ही आराम से बता पाएंगे। ठीक है, जल्दी आसान करती। वैलेंसी ऑफ आयंस, भाई वैलेंसी ऑफ आयंस क्या होती है जरा देख लीजिए। हाँ जी, जो भी वैलेंसी आयंस के जो भी चार्ज लगा हुआ है, ये 2 नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव, जो भी चार्ज लगा हुआ है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सोडियम की वैलेंसी तो आप बोलोगे 1, सोडियम आयन की वैलेंसी तो +1 होता है। क्या बात समझ में आ रही है? एल्यूमिनियम आयन की वैलेंसी क्या होगी, +3 होगी। जो भी साइन ऊपर लगा हुआ है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? वो आपसे क्या कह रहे हैं, द वैलेंसी ऑफ आयन इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। एग्जाम्पल के तौर पे वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, यहां पर क्या है 3 चार्ज है तो +3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। यहां पर इसकी वैलेंसी क्या है, -2। क्या है बेटा वैलेंसी इसकी, -2। यहां पे ऊपर 2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा वो कह रहे हैं मेथड ऑफ राइटिंग दी फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स। इससे पहले जो हमने लिखा था वो क्या था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स। अब किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिखोगे सबसे पहले क्या, सिंबल ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे ही लिखोगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, सोडियम क्लोराइड की, तो यहां पर सिंबल ऑफ आयंस लिखो, सिंबल ऑफ आयंस या एलिमेंट्स भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लोरीन का क्या होता है, -1। क्या बात क्लियर है? यहां पर इनकी वैलेंसीज दोनों चीजें लिखोगे प्रॉपरली। इसकी वैलेंसी होगी +1 और इसकी होगी -1। देखो यहां पर भी +1 और यहां पर भी -1, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल बना लेंगे। तो इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखी जाती है, इसकी वैलेंसी इसके साथ। तो यहां पर Na1 लिखने की जरूरत नहीं है और Cl1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि वो आपसे कहे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड की बताओ, किसकी बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और हाइड्रो ऑक्साइड के आयन की वैलेंसी कितनी होती है, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, इसकी वैलेंसी है +2 और इसकी वैलेंसी है -1। अब आपको लग रहा होगा ये न्यूट्रल नहीं होंगे, नहीं, आपस में जब ये मिलेंगे तो न्यूट्रल ही हो जाएंगे। क्यों होगा जरा देखिएगा ऐसा,
इसको क्रॉस ओवर करोगे तो Mg बन जाएगा 1, और ये जो 2 है ना ये होल ट्वाइस लगेगा। क्या लगेगा? होल ट्वाइस। ऐसा नहीं कि सिर्फ O के साथ लगा दिया या H के साथ, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में है। अब ये न्यूट्रलाइज कैसे हो गए जरा ध्यान से समझिए। वो ये कह रहे हैं कि एक मैग्नीशियम आयन में कंबाइंड होने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन आयंस की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रो ऑक्साइड आयन की जरूरत पड़ेगी, तब ये कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे देखो +2 चार्ज है, और जब 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे तो ये एक ये वाला नेगेटिव, एक और नेगेटिव, क्योंकि 2 बार है, ये 2 बार है तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? 0। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए ये क्या समझ नहीं आया? हाँ जी हाँ सर, हमेशा सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही कंबाइन होगा आयनिक कंपाउंड में। क्या सर आयनिक कंपाउंड में सर हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोबारा समझ लो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैलेंसी सेम थी, मतलब +1 और -1। यहाँ पर क्या है? +2 है, और यहाँ पर क्या है? -1 है। तो ओवरऑल चार्ज आपको लग रहा होगा भाई +1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इनकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीशियम बन जाएगा 1, ये ऊपर के चार्ज क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो मैग्नीशियम आ गया 1, और OH नेगेटिव आयन कितने बन जाएंगे? 2। अब आप ध्यान से समझिए, मैग्नीशियम के ऊपर है +2 चार्ज, और हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस कितने हैं? 2 हैं। एक के ऊपर चार्ज है -1, तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा? -2। तो ओवरऑल चार्ज यहां पे क्या हो गया? 0। इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड के ऊपर कोई भी चार्ज नजर नहीं आता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? आपके आयनिक कंपाउंड बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है और कोई भी नई चीज नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना है? अब आ जाओ, पढ़ लेते हैं एक बार रूल्स। नहीं, आयनिक कंपाउंड हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, मतलब दोनों मेटल्स या नॉन मेटल हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं वाटर देखो H+ आयंस होते हैं और OH नेगेटिव आयंस होते हैं। वाटर कैसे बनता है अब जरा सुन लीजिए। इसके ऊपर +1 है और इसके ऊपर क्या है? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो HOH ये आना चाहिए, लेकिन बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो इसलिए इसको H2O लिखा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली देखो ये दोनों ही क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन चार्ज एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, ये तय है। दोनों नॉन मेटल हो सकते हैं, लेकिन चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ही होगा। तभी यहां पर अट्रैक्शन होगी, जब अनलाइक चार्जेस होंगे तभी अट्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज अट्रैक्शन नहीं होगी। अदरवाइज क्या हो जाएगी? रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? बेटा ध्यान दो, अभी नहीं आएगा, बाद में तो आएगा चैप्टर, वरना फिर कहोगे सर अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो समझ में आ गया लेकिन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहा। सर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में कौन सा है? क्या? सर हाइड्रोक्साइड मेटल है? दोनों ही नॉन मेटल, दोनों ही नॉन मेटल भाई। उसके ऊपर सिर्फ चार्ज आ गया रहेगा तो नॉन मेटल ही। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई सबकी सिंबल्स लिख लो। मैंने सिंबल्स लिख लिए भाई, जैसा उन्होंने बोला बिल्कुल वैसे ही किया हमने। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं कि उसके नीचे उसकी मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसी लिखो। ठीक है, बिलो द सिंबल ऑफ उसकी आपको क्या लिखनी है? वैलेंसी लिखनी है। मैंने लिख दी वैलेंसी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला भाई? जितने भी आयंस है पहले आप उनको लिखिए, उनके सिंबल्स को लिखिए, लिख दी। उनकी वैलेंसी लिखिए। इनकी वैलेंसी तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, वैसे पता होना चाहिए। अगर वो आपसे कहे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बताओ, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड की क्या है? ठीक है, तो वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है जरा सुन लीजिएगा। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है, जैसा इससे पहले देखा था, तब तो आप उसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप उनकी वैलेंसीज को क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस ओवर कर दोगे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को जरा पढ़िए। इन एनी केस इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन द वैलेंसीज ऑफ द कैटायन एंड द एनायन, द वैलेंसीज आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। अगर ऐसा होगा तो ठीक है। दूसरा, फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयंस, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं? उनकी वैलेंसी को कंबाइन कर देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बेटा आप छुट्टी पे थे हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कैटायन। किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो +1 हो, +2 हो, +3 हो, वो होते हैं कैटायंस। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं एनायंस। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारे फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, किस तरीके से। अब बात आती है कि भाई इनका नामकरण कैसे रखा जाए। नामकरण कैसे रखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्यों रखा। ऑक्सीजन मैग्नीज या मैग्नाइड वगैरह कुछ ऐसा लिख देते, है ना, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग नामकरण किया जाता है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है? जैसे आपका नाम रखा गया होगा भाई, आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया होगा। हाँ जी, तो जो नाम है वो आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया होगा। वैसे ही यहाँ पर भी जो केमिस्ट्री के पेरेंट्स हैं, जो नाम डिसाइड करते हैं वो कौन है? IUPAC। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? आई की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, यू की है यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड, सी का मतलब क्या है? केमिस्ट्री। ऑफ वॉफ मैंने अलग से लगा दी है, तो पूरी फुल फॉर्म क्या आ गई? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बात समझ में आ गई है? आप पूछ सकते हैं, वैसे तो शायद बुक में नहीं दी हुई आपके, बट पता होना चाहिए। हाँ जी भाई, IUPAC नेमिंग ज़रा देख लीजिए। IUPAC नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की कैसे नेमिंग की जाती है ज़रा देखिए। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली ऐसे ही होता है, एक मेटल होगा दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा, एक्सेप्शंस को छोड़कर। इस केस में होगा क्या ज़रा देखिए। While writing the formula of an ionic compound, the metal element is written on the left side। जैसे कि मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वो आपसे ये कह रहे हैं इसमें से जो मेटल है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, तो यहां पर भी लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और इसके नाम को भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तो इसका नाम आ गया क्या? सोडियम। इसके बाद एंड नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट साइड, और जो नॉन मेटल है उसको कहां पे लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड में। बट जब नाम को हम एंड कर रहे होंगे, खत्म कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे ज़रा देखिए। इन नेमिंग द आयनिक कंपाउंड द मेटल इज नेम्ड एज सच एज, मतलब जो मेटल उसको तो बिल्कुल एज इट इज ही लिखा जाएगा। अगर सोडियम है तो पूरा सोडियम लिखोगे, मैग्नीशियम है तो पूरा मैग्नीशियम लिखोगे। बट द नेम ऑफ नॉन मेटल्स इज चेंज्ड। नॉन मेटल का जो नाम है वो चेंज कर दिया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है? बाय एंडिंग आइड, या तो एंड में क्या लगा दिया जाएगा? आइड, जैसे ऑक्साइड, क्लोराइड और सल्फाइड। एंड में क्या लगा दिया जाएगा बेटा? आइड लगा दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर क्या आ जाता है? क्लोराइड। क्या जाता है भाई? तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्या बात समझ में आ रही है? कहीं कहीं पर जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखो नॉन मेटल कहाँ है? लेफ्ट साइड में, और नॉन मेटल किधर है? राइट हैंड साइड में। पहले लिखा जाएगा मेटल का पूरा नाम। मेटल का पूरा नाम क्या है भाई? मैग्नीशियम। और नॉन मेटल का क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन एंड में हमें क्या लगाना होगा? आइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बात समझ में आ रही है किस तरीके से नेमिंग होती है? ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आ जाओ किस पर? IUPAC नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। इससे पहले हमने क्या देखा था? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के एंड में क्या लग जाता है? आइड लग जाता है। ठीक है, अब आ जाओ किस पर? IUPAC नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, इससे पहले क्या बन रहा था? एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। लेकिन जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है तो दोनों क्या रहते हैं? नॉन मेटल्स रहते हैं। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपका वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा यहां पर आ जाओ।
while writing the formula of molecular compound the less electronegative non element is written on the left side। less electronegative, हाँ जी, जैसे कि मान लीजिए आपकी मैं बात करूं किसकी, नहीं वो कंपाउंड की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहां पर क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? हाँ जी भाई, तो इसको लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और इसको लिखा जाएगा राइट हैंड साइड में। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है बात या नहीं? अच्छा, नाउ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको किधर लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इन नेमिंग द मॉलिक्यूलर कंपाउंड द नेम ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन एज सच एज, बट तो वो आपसे कह रहे हैं भाई जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नाम पूरा लिखा जाएगा, जैसे कि यहां पे क्या लिख दिया, कार्बन, और जो क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके एंड में क्या लगा दिया जाएगा? आइड लगा दिया जाएगा। तो ये कार्बन डाई इसलिए क्योंकि दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं, और ऑक्साइड एंड में क्या लग जाएगा? ऑक्साइड, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, डाई का मतलब टू। हाँ, नेम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड एंड चेंज टू हैव द एंडिंग विद आइड। ठीक है, उसके एंड में क्या लगाते हैं? आइड। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर इनफैक्ट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। अब हाइड्रोजन का नाम आएगा पूरा, क्यों? क्योंकि ये कम लेस, ये क्योंकि लेस, बेटा आप ही पढ़ा लो आके यार क्यों पूछ रहे हो? पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो डायरेक्टली मुझसे पूछो, खामी का डांट सुनने वाले काम करते हो। तो यार रिकॉर्ड हो रहा है, डिस्टर्बेंस होती है, कोई टीचर पढ़ा रहा है बीच में आवाज आती रहेगा, उसको वो डिस्ट्रैक्ट होगा। कोई डाउट लग रहा है मुझसे पूछो, सर ये चीज समझ में नहीं आई, आपस में डिस्कशन मत करो। हाइड्रोजन क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका पूरा नाम लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और ये क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसका नाम क्या होगा? क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या आ गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग। अब देखो सबकी नेमिंग तो मैं करके दिखाऊंगा नहीं, तो मैंने क्या किया है, टेबल आपको एज इट इज, टेबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपको बेटा सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले जो है वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन नेमिंग कैसे की जाती है वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी है। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है? खत्म। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा एक बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है क्या? और सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है? एटॉमिक मास बताया था, ग्राम एटॉमिक मास, ये तो मुझे लग रहा है आ रहा होगा। आपने करा तो दिया था ये कहाँ कराया? मोल, करा दिया था मोल का एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बता देता हूँ फटाफट, इसी के साथ चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा